बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में अब अख्तामी मैचेज़ खेले जा रहे हैं और कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी बात करें, जहाँ पर दूसरी टीम बन गई है पेशावर ज़ल्मी की, जो प्ले ऑफ के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और साथ साथ अब 2 टीमों का मज़ीद इंतखाब होना है। वो 2 टीमें कौन सी होंगी, अब जो बकिया मैचेज़ हैं उनमें आपस में जो मुकाबले मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ के वो होते हुए दिखाई देंगे। कल के मैच की अगर बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अगर जहाँ पर बाकायदा मुसलसल रन करने वाले बाबर आजम जिन्होंने 53 रन स्कोर किए, साइम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, अकील हुसैन ने पहले हैट्रिक बनाई है और PSL 9 की उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और ख़ासकर अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर सुपर लीग 9 के में जो मुख्तलिफ मैचेस पाकिस्तान के चारों शहरों के अंदर होते हुए दिखाई दिए, वहाँ पर हमने देखा कि कराची के अंदर जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर क्राउड थोड़ा कम आता दिखाई दिया। आज से कराची में बाकायदा मैचेस का आगाज़ हो रहा है। एक दफ़ा फिर कराची किंग्स की टीम मद्द मुकाबले होगी लाहौर कलंदर्स की टीम के ख़िलाफ़। कराची किंग्स के लिए एक मौका ज़रूर है कि वो आज का मैच जीतती है तो कम अज़ कम प्ले 4 के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर राउंड अप पर रहती हुई दिखाई देगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अगर कराची किंग्स को शिकस्त हो गई तो शायद वो लाहौर कलंदर्स की तरह वो भी टूर्नामेंट से आउट होती हुई दिखाई देगी। लाहौर कलंदर्स है इस वक्त नंबर 6 पोजीशन पर फाइज है, नंबर 5 पे कराची किंग्स है। लेकिन अगर बाकी 2 टीमें ऊपर टॉप की बात करें तो मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पोजीशन पर, पेशावर ज़ल्मी नंबर 2 पोजीशन पर। और बकिया जो 2 टीमें, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि 2 टीमों का इंतखाब होना है, उनमें 3 टीमों के दरमियान बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। कराची किंग्स से अगर आज का मैच जीतती तो उसमें शामिल होती हुई दिखाई देगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है इस वक्त इस प्ले 4 के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रही है। फिर गुज़िश्ता हमने देखा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है अपने इब्तिदाई मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और नंबर 2 पोजीशन पर हमने देखा कि फाइज रहती हुई दिखाई दिया। फिर पेशावर ज़ल्मी ने जब शिकस्त दी उसे तो नंबर 2 पोजीशन जो है हमने देखा पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में आ गई और उसके बाद प्ले 4 के लिए भी वो क्वालिफाई करती हुई दिखाई दे दिया। इस सब सारे सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ साथ है क्रिकेट एक्सपर्ट नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं के साथ है जो है मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में आने का। रियाज साहब की तरफ शुरू करते हैं। रियाज साहब, पेशावर ज़ल्मी गो के शुरू के मैचेस में हमने देखा इतनी खातिर का कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी, बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि शिकस्त ज़रूर हुई पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन जो हम देखते हैं कि जो मैचेस का प्रेशर था वो बाबर आजम ने खुद उन पर बड़ी तनकीद होती रही कि ऐसा भी हमने देखा कि बाज़ मैचेस के अंदर साबका ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ये कहते नज़र आए कि बाबर आजम सेल्फिश इनिंग खेलने हैं, अपनी इनिंग खेलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बाबर आजम ने मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग 9 में सबसे ज़्यादा करने वाले भी बैटर बन गए, सबसे ज़्यादा अच्छी अगर हम देखें तो ओवरऑल कप्तानी में भी जो तब्दीलियां देख रहे हैं हम बड़ी ज़बरदस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम। और उन्होंने एक पाकिस्तान के लिए एक और अगर कहें तो नई गेंद से बॉल करने वाला बॉलर इंट्रोड्यूस करा दिया है और साइम अय्यूब पे उन्होंने भरोसा किया और उस भरोसे पे हमने देखा कि साइम अय्यूब ने उन्हें मायूस नहीं किया। क्या कहेंगे रियाज साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की। जी बिल्कुल। तो नो डाउट देखें बाबर आजम तो गुज़श्ता कई सालों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं और ICC की जो रैंकिंग है मुख्तलिफ फॉर्मेट में वो उसमें नंबर 1 रहे हैं और अपनी वो पोजीशन उन्होंने अभी भी उसको बरकरार रखा है। न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि अब उनका रन रेट ख़ास तौर से इस PSL 9 में न सिर्फ उनका रन रेट बेहतरीन हो गया है बल्कि स्ट्राइक रेट भी उनका जो है वो शानदार हो गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो उन पर एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी का जो प्रेशर था साइकोलॉजिकली वो उससे बिल्कुल मतलब अब ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं और खुल के परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। आपने बात की साइम अय्यूब की तरफ, जो आपका इशारा था कि वो साइम अय्यूब हालांकि जब वो उनको टीम में लिया था उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पे जब वो न्यूजीलैंड गए ऑस्ट्रेलिया तो वहाँ पे एक जो एक्सपेक्टेशन उनसे कायम की जा रही थी वो उस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। लेकिन इस PSL में जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। रह गई बात मैं साइम अय्यूब या नए लड़कों के हवाले से करूँगा कि चूँकि हमारे यहाँ प्लानिंग का एक फौदान है, उसकी वजह यह है कि चूँकि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह का भी नहीं पता होता, 4-6 महीने में चेंज हो जाते हैं, तो
वो अपनी पॉलिसीज़ लेके नहीं चल सकते और वो अपना जो स्टाफ होता है नीचे उसको भी चेंज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आप ये देखें कि जो नए लड़के होते हैं ना इमर्जिंग, इस तरह का प्लान तैयार करना चाहिए कि इन नए लड़कों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नौजवान पेश करते हैं उनको दुनिया क्रिकेट की जो निस्बतन हल्की टीमें हैं अब उनके खिलाफ मतलब उनको उतारना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उसी तरह का रहे। जब आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जैसी विकेटों पे उनको खिलाएंगे जिसमें बड़े बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी आपके नाकाम हो जाते हैं तो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस वैसी होती है। लेकिन जैसे साइम अयूब जैसे खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस गो के PSL में भी ऑन एंड ऑफ मतलब ये कि कंटिन्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश नहीं कर रहे, लेकिन अब लग रहा है कि वो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं। खासतौर से कल वाले मैच में उन्होंने 12 गेंदों पे मतलब 30 रन बनाए और फिर 2 विकेटें भी ली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये निशानी है कि बहुत से ऐसे प्लेयर जो शुरू में निस्बतन ख़राब परफॉर्मेंस पेश करते हैं लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है वो फिर उसको शो भी करते हैं, शो भी करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथ मौजूद है, सब है कल 76 रन से कामयाबी हासिल की है पेशावर ज़ल्मी ने और एक अच्छा टारगेट अगर हम देखें तो कल उन्होंने दिया था 197 रन का हदफ दिया था और वहाँ पर हमने देखा कि ऐसा लगता है कि कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम है कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इस टूर्नामेंट में। शुरू के मैचेस में ज़रूर कर लिया लेकिन उसके बाद वाले मैचेस में उनसे परफॉर्मेंस होती हुई दिखाई दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, आपने मुझे मौका दिया PSL के हवाले से बात करने का। देखिए PSL के अंदर जो कोयटा की टीम जिस तरह से स्टार्ट लिया था, वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा हाल इनका होता हुआ दिखाई देगा। टीम का मोराल बढ़ना चाहिए था और अब डाउन की तरफ चले गए वो लोग। देखिए एक शिकस्त हो गई थी, समझ में आती है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी शिकस्त भी उसी तरह होना। पहले मैच में आप 118 पे आउट हुए, दूसरे में 120 पे आप आउट हो जाते हैं और इतने रन बड़े मार्जिन से आप हारते हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है कोयटा की मैनेजमेंट के लिए कि उनकी टीम क्या कर रही है। नहीं सर, इस पे मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि पोलार्ड एक मैच में गए बाहर, उसके बाद दोबारा इन हुए, फिर रदरफोर्ड भी अब टीम को छोड़कर चले गए हैं, तो आप समझते हैं अब जेल होना उनका मुश्किल, क्योंकि ये लम्हात बड़े कीमती हैं इस वक्त। अगर हम देखें तो नंबर 3 पोजीशन पर है कोयटे की टीम, लेकिन यहाँ पर उनके प्लेयर्स छोड़कर जा रहे हैं जिसका नुकसान शायद अब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कि प्रोफेशनल क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर इन चीज़ों का इफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, एक आध प्लेयर जाते हैं, एक आध प्लेयर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए टीम में, और ना पड़ता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद होती है ना। लेकिन ये कि कोई आप ऐसा प्लेयर हो जैसे कि जो आप जिस पर आपकी टीम रिलाई कर रही होती है कि यार ये हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अब T20 की क्रिकेट का फॉर्मेट इतना छोटा होता है कि उसमें आपको इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। कोई भी एक प्लेयर अगर खड़ा हो जाए और अपनी पूरी बारी ले ले वो तरीके के साथ, तो वो स्कोर कर जाता है। अब जैसे कि आप मिसाल दे रहे हैं, आप बाबर की हम मिसाल देते हैं, देखिए हमारे पास बाबर ही बचता है मिसाल देने के लिए, क्योंकि वो बारी पूरी लेता है कम अज़ कम। और देखिए क्रिकेट के अंदर ना हम इसको स्ट्राइक रेट पे डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके बॉलिंग अच्छी भी आपने डिस्कस की थी कि अब्दुल रज़ाक ने उनके लिए मुतालिक ये बात। तो ये बेजा तनकीद है। एक प्लेयर का स्टाइल शुरू से, जब प्लेयर की आदत बन जाए, स्टाइल होता है ना खेलने का, उसकी आप अपने वो नेचुरल गेम से हटेगा तो वो क्रिकेट खेलना भूल जाएगा, बेटर नहीं हो पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअली उससे करा सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा अपना। अब आप समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने स्ट्राइक रेट पे भी काबू पा लिया। देखिए प्रोफेशनल प्लेयर है ना, वो समझते हैं इस चीज़ को कि उन पर किस चीज़ पर तनकीद हुई, तो उस पर काम उन्होंने करना शुरू किया हुआ। लेकिन अगर एकदम भी टेक्निक चेंज करेंगे तो वो मिसाल नहीं है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, तो बड़ा खतरनाक, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। उनका पाकिस्तान टीम के अंदर विकेट पे खड़ा होना ही काफ़ी होता है, उससे दूसरे प्लेयर्स को भी एक बूस्टर मिलता है, वो इनिंग पूरी और वो पूरी बारी करते हैं। देखिए आपने देखा वो 50 रन शुरू के जरूर उनके स्लो होते हैं, लेकिन अगले 50 बहुत तेज करने लग गए हैं। ये उनकी, मैं इनको काफ़ी दफ़ा नोट कर चुका हूँ। अगर आप स्ट्राइक रेट नोट करेंगे, शुरू में जरूर स्लो जा रहे होते हैं। देखिए, और ये भी हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई है कि यार वो 6 ओवर में अगर 80 रन बनाएंगी तो हमारी टीम जीतेगी। ऐसा नहीं होता क्रिकेट के अंदर। आप 60 रन, 55 रन, 60 रन, 70 रन बनाते हैं तो बुरा स्कोर नहीं है, ये आपको टीम को एक बुनियाद मुहैया कर देती है। अब डिपेंड ये करता है, देखिए कोई भी प्लेयर अपने उसको जो जिम्मेदारी दी गई है, उसको उस प्लेयर का ये काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाए। जैसे हमारी टीम में आसिफ अली पाकिस्तान टीम में खेलते रहे हैं, वो किसी भी टीम में खेलते हैं तो उनका यही स्टाइल होता है, क्योंकि उनका माइंड मेकअप कर दिया गया है कि यार तुमने सिर्फ हिट ही करनी, 8-10 बॉलों के प्लेयर आपने हिट ही करनी। अब देखिए ना, अब उसको मैं नेमल बदल के तौर पर लेता हूँ तो इफ्तिखार को आप देखते हैं, इफ्तिखार ने क्या जगह अपनी फिट की है अपने आपको पाकिस्तान टीम में, बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो अपनी जगह मौजूद है। वो स्लो भी खेलना जानते हैं और तेज भी खेलना जानते हैं, तो हमें ऐसे ही प्लेयर की जरूरत है। देखिए क्रिकेट एक इम्तिजाज, पूरा इम्तिजाज, तमाम प्लेयरों का एक मजमुआ बनता है। कोई प्लेयर तेज खेलने वाला होता है, कोई स्लो खेलने वाला होता है, तो उनका आपस में कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। रिजवान की और हम बाबर की बात करते हैं, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह क्या होती है कि उनका दोनों का आपस में जो वो संभालते हैं एक दूसरे को। अगर एक बंदा स्लो खेलता है, दूसरा ऑटोमेटिक स्कोर को तेज करता है। अभी आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी साइम अयूब के हवाले से, तो साइम अयूब एक बड़ा बेहतरीन टैलेंट नजर आया है, और एक सीरीज की बुनियाद पर हम उसको हमें परखना नहीं चाहिए, उसको 3-4 सीरीज देनी चाहिए और भरपूर मौका देना चाहिए। मैं इस बात के हक में हूँ,
जो उसका टैलेंट है वो खुल के नजर आ रहा है। चलें, टैलेंट खुल के साइम पे मजीद भी बात करेंगे। तीनों हजरात से अली साहब मौजूद हैं। अली साहब, कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अकील हुसैन ने कल 4 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान सुपर लीग 9 की पहली हैट्रिक भी करने का एजाज़ हासिल कर लिया उन्होंने। गो कि उनकी टीम को शिकस्त हो रही है, आप समझते हैं कि अकील भी एक अच्छा इजाफा हुआ है? देखें, अकील हुसैन जो है वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और वो दुनिया भर में लीग्स खेल रहे होते हैं और उन्होंने जो है वो उसमें परफॉर्मेंसेस भी दी हैं अपनी। और आपने देखा कि इस दफ़ा भी उन्होंने जो है बहुत अच्छी परफॉर्म किया। और देखिए, अगर आपका प्लेयर पाकिस्तानी इमर्जिंग प्लेयर को इस तरह कुछ कर रहा होता तो आप ज़्यादा जो है उसको एंजॉय कर रहे होते कि एक अच्छा स्पिनर, एक अच्छा इजाफा हुआ है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ से उनका ताल्लुक है अकील हुसैन का। तो वो जो है एक चीज़ उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। लेकिन मुझे लगा कि इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंसेस कर रही है। अभी ये जब उनके जो एक्स कप्तान उनके सरफराज वो नहीं कुछ बैटिंग में परफॉर्म कर सके तो उन्होंने कल अपना कीपर भी चेंज किया और उन्होंने जो है इसको ड्रॉप किया उनको जो है, और उनको दूसरे को चांस दिया। लेकिन फिर भी उनकी टीम जो है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके जो पेसर हैं, अगर आप उनकी बात करें हसनैन की, तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। वो देखें, उन्होंने कल भी मैच में उन्होंने 4 ओवर में 52 रन दिए हैं और उनकी ठिठा उनकी पिटाई लग गई। वो आपको एग्रेशन को ना, हमारे यहाँ मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि कंट्रोल एग्रेशन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आपने फुल पेस से गेंद करनी है, कहां पे आपने वेरिएशन करनी है। कभी कभी हमारे बॉलर्स जो हैं वो इतनी ज्यादा वेरिएशन की तरफ चले जाते हैं कि वो प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो आपको प्रेडिक्टेबल किसी भी टाइम नहीं होना। इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको अपने जो डिलीवरीज हैं वो बहुत संभाल के बहुत वाइजली यूज करनी है ना। आप बहुत ज्यादा तेज अगर जाएंगे तो आपको रन ज्यादा पड़ जाएंगे। तो और ये विकेटें इतनी तेज नहीं है कि यहां पर आप इतनी तेज बॉल करें, बॉल रुक के आ रहा होता है और फिर ईजी होता है उसको ग्राउंड से बाहर फेंकना। तो यही चीज हुई है। और दूसरी बात, जहां हम बाबर की बात कर रहे थे, मैं एक बात कहता चलूं, देखें, बाबर आजम जब ना सिर्फ पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं या पाकिस्तानी जो नेशन है वो चाहती है बाबर परफॉर्म करे और बहुत बेहतर परफॉर्म करे, उसकी वजह क्या है? बाबर, जैसे बताया अल्लाह साहब ने कि वो रैंकिंग में जो है वो टॉप करते हैं। बिल्कुल, आईसीसी रैंकिंग वनडे में भी इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर। जब आप रैंकिंग में टॉप करते हैं ना, तो फिर आपके पास जवाब नहीं है। आपको हर सिचुएशन में, हर बॉलिंग अटैक के खिलाफ आपने स्कोर करना है। आप कोहली को देखें, कोहली जब रैंकिंग में टॉप करते हैं, कोहली कैसे फंसे फंसे मैच जिता के दिखाते हैं। क्या उनका सीधा बल्ला नहीं आता? लेकिन जब उनको हिटिंग करना होती है तो उन्होंने 3 ओवर में 52 रन भी स्कोर करके दिए। पाकिस्तान के खिलाफ ही किए। बड़े मैच में बड़ा स्टेज सेट था, सेमीफाइनल था, और उन्होंने जो पिटाई लगाई है शाहिनशाह की और उनके हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ इतने वेवर्ड हो गए कि उनको ऐसे से छक्के। तो देखें, ये आप इवॉल्व होते हैं जब आप इतनी बड़ी, अब आपके कोई छोटे मोटे रन नहीं है। बाबर आजम 5000 प्लस रन उनके जो हैं ओडीआई के अंदर हैं। सिमिलरली उनके जो है टेस्ट मैचेस में रन हैं। अभी उन्होंने T20 के अंदर भी रन के ढेर लगा दिए हैं। लेकिन इंपैक्टफुल रन कितने मैचेस आपने जितवा के दिए? ठीक है ना, बात सारी ये होती है कि पाकिस्तान के पास कितने मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। अगर आप ये देखें, यानी कि आप अब्दुल रज्जाक की बात से मुत्तफिक नजर आ रहा है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो हैं वो काउंट जरूर करती हैं। आपकी रैंकिंग देखे ऊपर हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? क्या पाकिस्तान ने पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में कोई कामयाबी हासिल करी है? बड़े मैचेस में, क्रंच मैचेस में परफॉर्म किया है? या अगर हम लेटर स्टेजेस में बात करें, जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, क्या इफ्तिखार ने कोई हमें मैच जिता के दिया है? ठीक है, वो मैच को करीब ले जाते हैं। अभी उन्होंने भी पीएसएल के मैच में भी ऐसा किया कि जो 204 चेस करने जा रहे थे और वो 200 तक चेस कर पाए। देखिए, मैच फिनिशिंग एबिलिटी जो है ना वो आपको लानी होगी। चलें, बड़ी अच्छी बात, मैच फिनिशिंग प्लेयर्स को भी लाना होगा। और इसी पे एक नौजवान बैटर्स के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं, वो है ख्वाजा नाफे। क्या कहेंगे ख्वाजा नाफे के हवाले से कि मैच विनर प्लेयर है, मैच को फिनिश करना जानता है, एक इनिंग की बलबूते पे आप ये सब कुछ कह सकते हैं? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर कोई नया इमर्जिंग प्लेयर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देता है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी होती है और कोई छुपा हुआ ऐसा टैलेंट होता है जिसका वो ज़हूर होता है। लेकिन आपकी बात अपनी जगह सही है कि किसी भी एक मतलब मैच की परफॉर्मेंस पे आप जो है राय कायम नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, या कोई खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा है और उसकी रेपुटेशन अच्छी है लेकिन पहले मैच में अगर नाकाम हो जाता है तो आप ये कह दें कि जी ये खिलाड़ी जो है इसका मुस्तकबिल तारीख है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें गलत हैं। और जिस तरह से मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की पॉलिसी है अपने प्लेयर्स के मुतालिक कि वो अगर किसी खिलाड़ी को लेके आते हैं तो वो पूरी
पूरी सीरीज उसको खेलने का मौका देते हैं। चे जाए कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहा होता है तो पूरी सीरीज देते हैं उसको खेलने के लिए, ताकि कोई ऐसा जवाब बाकी ना रहे जब उसे निकालें तो कोई ये कहे कि जी इसको मौका नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है, आपने देखें कि आजम खान भी मतलब बोल पड़े थे पिछले दिनों मीडिया पे कि जी इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, और हफीज ने भी फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ हमें उनको वहाँ पर मौका देना चाहिए था कंटिन्यू। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है हम जो है वो टेक्निकल चीज़ों पे और जो एक बाकायदा सही प्लानिंग है उसको लेके नहीं चलते, बल्कि हम जो है फौरी तौर पे जज्बाती भी हो जाते हैं किसी भी डिसीजन लेने से मुतालिक, किसी की परफॉर्मेंस के तनाजुर में। और हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है कि अगर कोई किसी से बात करे या उससे कह दे तो वो जो है किसी भी खिलाड़ी के मुतालिक या तो नेगेटिव चली जाती है या पॉजिटिव चली जाती है, टीम में आ जाता है खिलाड़ी या बाहर कर दिया जाता है। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। अब आप ये देखें ना कि अभी जैसे अपने मोहसिन नकवी साहब तशरीफ़ लाएं तो हमें मतलब किसी की नेक नियति पे शुबा नहीं है, लेकिन अब वो जिस तरह से देखें चेंजेस हो रही हैं, गवर्नमेंट के 6-7 बड़े अफसरान 20 ग्रेड के वो पीसीबी में आए हैं। अब जब गवर्नमेंट के अफसरान देखें वहाँ का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। दुनिया क्रिकेट के जितने भी बोर्ड हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर है, उनकी सोच वही है, स्मार्ट डिसीजन है, अट्रैक्टिव डिसीजन है, और मतलब सारे माहौल जो है बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जब गवर्नमेंट के लोग जो आए हैं, हमें उनकी नेक नीति पे शुबा नहीं, यकीनन इंशाल्लाह वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक जो हम एक परसेप्शन है सरकारी इदारों से मुतालिक, जब इतने सारे आप लोग लेके आएंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं पीसीबी का हाल भी वही हो जाए जो सरकारी इदारों का है। मतलब एक जो उसके मुतालिक मशहूर है कि काम जो है आपके अटकते हैं, स्मार्ट काम नहीं होते, फौरी काम नहीं होते। अब मैं एक चीज़ यहाँ शहजादा ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से अब हमारे यहाँ मोहसिन नकवी साहब ने एक चीज़ उन्होंने कही है कि जी हम अपने जो जितने बड़े बड़े स्टेडियम हैं उनको कंस्ट्रक्शन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मेरा कहना यह है कि बिल्कुल आप रेनोवेट करें उनको, मतलब हाई लेवल इंप्रेशन होना चाहिए, इसलिए कि दुनिया की टीमें आएंगी, प्लेयर्स आएंगे। लेकिन अगर आप स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन की तरफ आपका फोकस हो गया तो जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग की जानिब कौन तवज्जो देगा? उसके लिए तो जरूरत यह है कि आप आईसीसी में अपना कंफर्ट लेवल बनाएं और जितने भी दुनिया के क्रिकेट के बोर्ड हैं उसमें अपना कंफर्ट लेवल बनाएं, ताकि कहीं आपको ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े जो आप एशिया कप के हवाले से हाइब्रिड मॉडल पर चले गए थे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जिनको आपने क्रिकेट सिखाई, उनको चलना सिखाया, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो आप जो है, मैं समझता हूं कि जो नया बोर्ड है, जितने भी लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब जाहिर है लीड कर रहे हैं, उनकी मतलब उनके मुतालिक ये तो एक अच्छा है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और चैनल्स, टीवी चैनल्स को भी मतलब वो चला चुके हैं, उनके मुताबिक रेपुटेशन जो है वो अच्छी है। तो अभी मैं समझता हूँ कि उनको जो है इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि दुनिया के क्रिकेट के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें, आईसीसी में जगह पैदा करें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी को सही तौर पर ऑर्गेनाइज कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़े, स्टेडियम आपके कंस्ट्रक्शन हो जाए, तैयार हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मसला हो जाए। ट्रॉफी के लिए मसला हो। नवीद साहब है थोड़ी सी बात, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 9 जारी है और इसमें अगर नौजवान प्लेयर्स की बात करें तो साथ साथ है, क्योंकि हमें बैक टू बैक 3 सीरीज़ खेलनी है और इसमें हम टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान वनडे टीम का हिस्सा हैं, T20 का हिस्सा है, टेस्ट टीम का हिस्सा है, उनमें से एक नाम है सऊद शकील, जो अगर हम देखें तो काफ़ी मुतासिर किया है और एज ए ओपनर आकर वो जिस तरह बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है, आप समझते हैं कि क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है, क्योंकि सऊद शकील जिस नंबर पर बैटिंग करते हैं वहाँ पर तो जगह खाली मौजूद हो सकती है, लेकिन जिस नंबर पर वो मौजूदा बैटिंग कर रहे हैं T20 के अंदर, वहाँ जगह नज़र नहीं आ रही है। देखें शहजाद, आपको एक बात बताता हूँ कि असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो मेन एडवांटेज प्लेयर्स को क्या मिलना चाहिए, जो हम इसमें कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, प्लेयर नहीं उठा पा रहे हैं, हमें ये चीज़ नोट करनी चाहिए ना। लेकिन हम इंटरनेशनल प्लेयर्स, हमारे प्लेयर ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो उनसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वो कंफर्ट लेवल में उनका बढ़ता है और उनको आइडिया होता है कि बड़े मैच प्लेयर के सामने किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की क्रिकेट होती है, बहुत सारा दिमाग की उनकी समझ लीजिए कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही होती है। तो मैं समझता हूँ कि सऊद शकील पाकिस्तान का एक अच्छा प्लेयर है। जरूरी नहीं है कि हर प्लेयर T20 में फिट होगा, आपके पास आपको 50 लेकिन कारकर्दगी इसकी बोलती भी दिखाई दे रही है इसमें। कंपटीशन टीम में होना चाहिए, कंपटीशन के मैं राइट में हूँ, जो प्लेयर परफॉर्म करे वो खेले, एक दूसरे के ऊपर प्लेयर्स को होना चाहिए, लेकिन किसी भी प्लेयर को आप मुकम्मल सीरीज दें, एक सीरीज से काम नहीं होता, कम से कम 2 से 3 सीरीज दें। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो जिस नंबर पे कर रहा है ना स्कोर, उसी नंबर पे उसे मौका फराहम किया जाए तो बेस्ट है। आप देखें फ़खर जमान मुसलसल नाकाम नजर आए लाहौर कलंदर्स की तरफ से, अगर उन्हें मुसलसल पाकिस्तानी टीम की जानिब से भी ओपनिंग के तौर पर आजमाया जाता तो वो ज़्यादा बेटर हो सकते थे। नहीं देखें, ज़्यादा का फ़खर की बात करते हैं, देखें फ़खर इतना मंच गया है इस क्रिकेट के अंदर कि उसको तो अब देखें, अब सिर्फ गेम सारा उसके लिए विकेट पे जाकर सिर्फ 2-4 ओवर खड़ा होना पड़ता है।
ताकि वो विकेट की मूवमेंट को समझ ले। उसको उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि मैंने परफॉर्म कितना करना है, उसने तो अपनी बॉल अपने टारगेट में देनी है और हिट कर देनी है। उसको माइंड मेकअप ऐसा बना हुआ है। अब आप नए प्लेयर की बात करते हैं ना, देखिए प्लेयर जब ग्राउंड में उतरता है तो उसके सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि परफॉर्म करना ही करना है हर सूरत के अंदर, सिलेक्शन हो, गेंद कैसी पड़े कैसी नहीं पड़े, उससे परफॉर्मेंस से उसको फोकस होती है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। हाँ, हम ये कंपैरिजन करते हैं कि सऊद शकील किस जगह फिट होंगे टीम के अंदर। देखें क्योंकि आप सलमान अली आगा भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप देखें T20 में। ऐसे तो देखें ना, आमिर जमाल ने भी 87 की इनिंग्स, देखिए आमिर जमाल की तो जगह बन रही है ना, यहाँ पर आपके पास है नंबर 6 पोजीशन के लिए जगह है, सलमान अली आगा है, फिर सऊद शकील है। ऊपर नंबरों पे आपके पास कोई जगह नहीं बच रही, क्योंकि रिजवान भी बैटिंग करते हैं, ओपनर बाबर भी करते हैं, फखर भी कर रहे होते हैं, साइम अयूब भी है, साहबजादा फरहान भी है, हसीबुल्ला को भी आपने टीम में शामिल कर लिया। तो ऊपर नंबर्स के लिए तो आपके पास है बहुत ज्यादा टाइम मौजूद है, लेकिन निचले नंबरों पे क्योंकि ऊपर ये प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, सलमान अली आगा भी ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, सऊद शकील भी ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए ऊपर तो परफॉर्म करना है। देखें मैं जो 5-6 नंबर का जो प्लेयर होता है ना, उस पर टीम बड़ी रिलाई कर रही होती है कि मैच फिनिशर वहां से शुरू होता है। देखिए हमारे पास अगर मैच फिनिशर की बात करें तो आजम खान और इफ्तिखार अहमदी हमारे पास दो ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं। मोहम्मद नवाज माजी में हुआ करते थे, लेकिन शायद उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं कि वो सेलेक्ट होते हुए दिखाई दे। लेकिन आप आजम खान को फिनिशर में तो नहीं काउंट कर सकते, आप उसको कर सकते हैं, इफ्तिखार को आप कर सकते हैं। इफ्तिखार को बिल्कुल आप सही, इन्होंने भी मोहम्मद अली ने बिल्कुल सही बात कही कि इफ्तिखार के जो परफॉर्मेंसेज हैं वहाँ पे जाके मतलब मैच फिनिश नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि फिनिशर नहीं कर पा रहा, फिनिशिंग की पूरी सलाहियत भरपूर उसमें मौजूद है। देखिए होता क्या, हम लोग ना जो अपना मॉडल हमारे दिमाग में होता है, हम इंडिया से कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं। देखिए इंडिया की जो क्रिकेट है वो अपने क्रिकेट को किस लेवल पे ले गए हैं, उन्होंने अपने प्लेयर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया दिमाग मेंटली तौर के ऊपर। और उनका प्लेयर अगर कुछ नहीं भी उनकी इंडिया की टीम से खेलेगा ना, लेकिन उसको इतना पैसा वो कमा लेगा कि उसको जरूरत नहीं की जगह। हमारे यहाँ ये प्रेशर अपनी जगह अभी तक कायम है। प्लेयर्स सिर्फ इस चक्कर में लगे होते हैं जहाँ से उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लीग खेलने चले जाए। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर के अंदर जो अब इफ्तिखार की जगह बन जाए की जगह पे हम आमिर जमाल ने अपने आपको ऐसा इस पोजीशन में लेकर के आए हैं कि उनको आप ऊपर बैटिंग करवा सकते हैं, सलमान अली आगा को भी आप खिला सकते हैं। अब सऊद शकील की बात करें, सऊद शकील ऊपर के ही बैट्समैन है, उसको 6 नंबर पे लाके आप फिट नहीं कर सकते। वो जो ओपनिंग के बैट्समैन होते हैं, जो नई बॉल से खेलने वाले प्लेयर होते हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है विकेट के ऊपर। पुरानी बॉल से खेलने में और नई बॉल से खेलने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जो ऊपर का बैट्समैन उसको आपने ऊपर ही फिट करना है। अब ये जरूर देखें कि अब जो ऊपर के हमारे बैट्समैन क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखिए मैं नहीं समझता इस वक्त आपके पास साइम अयूब को बिल्कुल यंग बच्चा, बहुत अच्छा एनर्जेटिक और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। सऊद शकील भी हमारा बहुत अरसे से दरवाजा खटखटा रहा, बार बार नॉक कर रहा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था उसकी। लेकिन 33 मैचों में बाहर बैठने के बाद जब उसने इसको मौका मिला तो उसने अपने आप को दिखाया। तो ऐसे ही एक प्लेयर थे, लास्ट आपको शायद PSL में याद होगा, एहसान अली ने भी ऐसे ही स्टार्ट लिया था, लेकिन 2 मैचों में रन करने के बाद फिर वो भी कहीं पता नहीं कहाँ चल गए। इस साल तो मेरे ख्याल से नजर भी नहीं आ रहे मुझे PSL के। शायद अच्छा नहीं साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, हमने जिन प्लेयर्स के हवाले से काफ़ी बातें की हैं, वो प्लेयर ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने परफॉर्म किया है, फिर किसी न किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा बने। और जो प्लेयर्स, मैं ये ज़ाती समझता हूँ कि जो प्लेयर ग्रास रूट लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट से आता है वो मजा हुआ होता है और वो अपनी कारकर्दगी प्रूव कर देता है ग्राउंड्स के अंदर आके। कितने मुत्तफिक नज़र आ रहे हैं इस बात से? नहीं, ये बात तो आपके देखें सही है। आपके जो असल में देखें स्टैंडर्ड का फर्क है ना, जो आपके फर्स्ट क्लास का जो स्टैंडर्ड है और आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फर्क है ना। तो फिर जो आपके देखें फर्स्ट क्लास को उस तरीके से हमारा मीडिया भी कवरेज नहीं दे रहा था जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में दे रहा होता है। तो ये थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा प्लेयर के ऊपर आता है, क्योंकि वो रन करके आया हुआ होता है। हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं, फवाद आलम की मिसाल थी, खुर्रम मंजूर की मिसाल थी, बहुत परफॉर्मेंस इन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में की है। एक प्लेयर थे सईद बिन नासिर थे, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंस की है, लेकिन वो फर्स्ट क्लास की हद तक खेलते रहे, अच्छे वो लोग थे। लेकिन होता क्या, देखिए इंटरनेशनल में जब प्रेशर आप पर आता है ना, जब आपको पूरा मीडिया देख रहा होता है, एक बंदा आपको चेक कर रहा होता है, तो वो थोड़ा प्रेशर को जो बंदा टैकल कर जाए, जो हैंडल कर जाए और जो वहाँ परफॉर्म कर जाए, तो फिर वो प्लेयर जो है वो प्लेयर फिर बड़ा होता है, प्रेशर को हैंडल करने वाला। मोहम्मद अली साहब है, क्योंकि हमने बैटर्स पे काफ़ी बातें कर ली, और एक और है आपका हम नाम मोहम्मद अली, जो नौजवान तेज़ बॉलर है। अगर हम बात करें मीडियम पेसर के तौर पर वो आया और छा गया। 2 टेस्ट उसने ज़रूर खेला है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 9 में उन्होंने काफ़ी मुतासर कर दिया। मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भरपूर तौर पर साथ उनका दे रहे हैं अब्बास आफरीदी। मोहम्मद अली के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह उन्होंने अब तक के मैचेस में परफॉर्म किया हुआ है? मोहम्मद अली इस दफ़ा बड़े एक मुझे लगता है कि उसके ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो आ रहे हैं, और बॉलिंग जो उन्होंने बिल्कुल मोहम्मद अली के हवाले से मजीद आपसे बात करेंगे। एक ब्रेकिंग है, वो ब्रेकिंग पहले हम आपको शेयर करते हैं इस वक्त है, क्योंकि आज है कराची में दोबारा मैचेस का आगाज़ हो गया। तो कराची किंग्स का मैच है आज लाहौर कलंदर्स के खिलाफ है, खेला जाना है। मैच 7 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे कबल टॉस कराची किंग्स ने जीत लिया इस मैच में, और कराची किंग्स की टीम फील्डिंग कर रही है इस मैच के अंदर पहले। और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, खास
खासकर कराची के लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर्स इस टूर्नामेंट से प्ले 4 के लिए आउट हो गए, लेकिन कराची किंग्स के लिए कुछ उम्मीदें आज के मैच के लिए बाकी है। आज वो भरपूर तौर पर कोशिश करेगी कराची की किंग्स की टीम के आज का मैच जीते और जीत का प्ले 4 के लिए कुछ उम्मीदें ज़रूर बाकी रखे। जी अली साहब। जी, मोहम्मद अली ने अपने आप को बड़ा जो है बहुत अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी जो वैरायटीज़ हैं वो अपनी पेस पे भी इन्हिसार कर रहे हैं, उसके अलावा वेरिएशन पे भी इन्हिसार कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव रहे हैं। आप उनकी लेंथ देखें, बहुत ज़बरदस्त लेंथ के ऊपर वो बॉल कर रहे हैं और बहुत टीजिंग लेंथ है जो इतनी उस पर आप इजीली हिट नहीं कर सकते। तो यही होता है कि देखें, आप अपने माइंड के साथ फोकस होकर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं और एक प्लान होता है आपका कि अगर आप ऊपर बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं तो आपने लेंथ क्या रखनी, थोड़ी पीछे लेंथ रखनी है या आगे लेंथ रखनी है। अगर आपको मूवमेंट मिल रही है तो आप आगे गेन करते हैं ताकि आप जो है कोई एजेस वगैरह के चांस बन जाए। और जब ऐसी डेथ ओवर के अंदर फिर वो यॉर्कर्स आप उनकी देखें, उनकी वेरिएशन देखें, उनकी स्लो बॉल बाउंसर देखें और उनका ऑफ कटर और लेग कटर देखें, तो वो बड़ा अच्छा मिक्स एंड मैच कर रहे हैं और ऐसा नहीं, बड़ा कैलकुलेटेड कर रहे हैं। ये नहीं करते कि वो तबादुल से एक ही तरह से जो वो गेंद कर, जैसे आप हारिस रऊफ को देख रहे थे, हारिस रऊफ कामयाब नहीं हो पा रहे थे, वो जब भी वो टीम से वो इंजर्ड होकर वो बाहर भी हो गए। हारिस रऊफ का भी यही था कि वो एक ही तरह से जो है वो बड़े प्रेडिक्टेबल हो जाते थे और एक तरह से वो लेंथ पे वो बॉल कर रहे होते थे, शॉर्ट पिच गेंद कर रहे होते थे, उनको मार पड़ रही होती थी। दूसरी जो बात हो रही थी ख्वाजा नाफे की, मैं इसमें बात करता चलूं, मैं जब ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था, जो हमारे नए प्लेयर्स आए हैं ये थोड़े फैंटेसी में ज़्यादा है। आप ये देखें, एक नया शॉट इंट्रोड्यूस हो गया है क्रिकेट में, नो लुक शॉट। बिल्कुल ऐसे ही है। अब साइम अयूब भी जो है वो फाइन लेग पे जो है वो छक्का मारते हैं और बॉल, लेकिन उनको अबूर हासिल है पक्का। देखिए अभी जो है ना, ये अभी आप इतने ना कंसिस्टेंट हुए हैं ना, आप इसके अंदर जो है ना, आपकी इतनी परफॉर्मेंस को इतनी लॉन्ग हो गई है कि आप इस तरह का एक्स्ट्रा वैगन शॉट को जो है वो आप ऑफर कर सकें अगली टीम को। इसी तरह ख्वाजा नाफे को भी देखेंगे, वो भी जब आगे निकल के, मैंने काफी दफा उनकी मैंने बैटिंग हाईलाइट्स देखी है कि जब वो आगे निकल के खेलते तो फिर वो आगे बॉल छक्के जाते हुए देखते नहीं अपना वो। लेकिन जब ये थोड़ा सही अच्छी बात है कि आप, अच्छा लगता है देखने वालों को, निगाह में अच्छा लगता है, फैंटेसी लगती है कि आपने नो लुक शॉट मार दिया, सामने मारा, आपने देखा नहीं। लेकिन क्या हुआ, ख्वाजा नाफे ने एक मैच में परफॉर्म किया और 7 नाकामियां उनकी आ गई। तो देखिए, पहले आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। बाबर आजम क्यों बाबर आजम बने? सबसे बड़ी उनकी वजह कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आपकी परफॉर्मेंस आपकी बैट पे नहीं होगी, तो नो विल सपोर्ट यू। ये इस तरह के फैंटेसी शॉट आपको सेव नहीं कर पाएंगे, आप अपनी टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। जरूर खेलें जहां पे आपको मौका लगे, आपने 50 स्कोर कर लिया हो और लगता है कि आपकी टीम जो है वो अच्छा मैच निकाल गई है, तो लेस देखें। हमने पहले देखा आफरीदी या जो रजाक बैटिंग करते थे, रजाक की कितनी क्लीन हिटिंग होती थी, वो सिर्फ वी में शॉट्स खेलते थे, वो मिड ऑफ या मिड ऑन को सिलेक्ट करते थे और क्लीन हिटिंग करते थे और वो कोशिश ये करते थे कि बॉल उनका बैट सीधा जाए। तो देखिए, जब आप सीधा जाते हैं तो फिर आपके चांसेस जो है सक्सेसफुल होने के वो ज्यादा हो जाते हैं। आप बजाय इसके कि आप जो है वो फाइन लेग मार रहे हैं, स्वीपे मार रहे हैं या आप जो है नो लुक शॉट खेल रहे हैं, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व ज्यादा है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको परचेस कहां से मिल रहा है, आपको ज्यादा रन्स कहां से मिल रहे हैं। तो जरूर खेलें फैंटेसी शॉट, लेकिन उसको साथ साथ आप ये भी देखें कि आप कंसिस्टेंट कहां पे हो रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर आपको अपनी प्लेस इंटरनेशनल क्रिकेट में या पाकिस्तानी टीम में अपनी सीमेंट करनी है प्लेस, तो फिर आपको कंसिस्टेंट होना ही होना पड़ेगा। चलें इस पे एक और प्लेयर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। रियाजुद्दीन साहब, इससे टूर्नामेंट के अंदर इंजरी से निजात पाकर वापस आने वाले नसीम शाह कोई खातिर कारकर्दगी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए भी उन पर गौर हो रहा है। आप समझते हैं कि यहाँ मोहम्मद अली ने परफॉर्म कर दिया है, एक और सीरीज़ थोड़ा सा रेस्ट देते हैं नसीम शाह को और मोहम्मद अली को मौका फराहम करते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? देखिए शहजादा, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, अभी तो पता नहीं है कि कौन सी सिलेक्शन कमेटी बनेगी, क्या होगा, यही रहेगी। अनसर्टेनिटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से इससे पहले भी रही है, अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, क्या इकदाम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी से आपने जिन प्लेयर्स को लेके जाना है और जिनकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है अच्छी, उन्हीं को लेके जाना है, तो वो आप अभी से देख लें कि भाई कौन से प्लेयर जो हैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए और उनको जो है मौके देने चाहिए। हम तो ये सुन रहे हैं कि नसीम भी शामिल होंगे और साथ साथ शादाब खान भी टीम में शामिल होंगे। नो डाउट शादाब ने मतलब है कि ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, लेकिन आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन किया नसीम शाह के हवाले से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक, आप इसे अलमिया का लफ्ज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये एक मसला रहा है कि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है और वो बहुत ही मतलब है कि हर मैच में अपनी पूरी इस्तेमाल करते हैं सारी एक्सपर्टीज़, लेकिन जहाँ तक
फास्ट बॉलर्स की बात है ख़ासतौर से पाकिस्तान के हवाले से, तो हमारे पास ये ट्रैक रिकॉर्ड है तमाम जो फास्ट पाकिस्तानी बॉलर्स हैं कि अगर वो एक मरतबा अनफिट हो गए और ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे अनफिट हो गए तो उनकी रिकवरी जो है वो बड़ी देर में होती है, और जब रिकवरी के बाद वो आते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस भी बरकरार नहीं रहती। शहनशाह अफरीदी के मुतालिक भी आजकल यही बात की जा रही है, वो कि उनकी कैप्टनसी से भी मुतालिक बात की जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनमें जो जिस तरह के वो बॉलर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज दिखा दी है, अभी भी उनमें इतना पोटेंशियल है कि अगर उनकी जो इंजरीज या जो भी उनके मसाइल हैं अगर वो हो गए तो वो सबसे अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। दूसरा ये कि नसीम शाह के हवाले से, बिल्कुल नसीम शाह के हवाले से मैं ये कहूंगा कि अभी वो वाकई वो रिदम नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसकी जगह दूसरे बॉलर्स भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को देखना होगा और एक बड़ा उन्हें डिसीजन लेना होगा वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप के हवाले से नवी साहब अगर हम बात करें, क्योंकि प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही है और क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज़ भी है, शादाब और नसीम की वापसी होने के इम्कानात हैं, फिर जिस तरह अली बड़ी ज़बरदस्त से बात कह रहे थे कि मोहम्मद अली को भी अगर मौका फराम कर दिया तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग पे बहुत से प्लेयर्स जो कारकर्दगी दिखाते हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस PSL के अंदर हमारे पास सीनियर जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। साइम गो के अभी क्योंकि टीम का हिस्सा हो चुके हैं तो हम उनके लिए यही कहेंगे कि नेक ख्वाहिशात है कि वो एक दफ़ा फिर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ होनी है एक दफ़ा फिर टीम की नुमाइंदगी करें। लेकिन दूसरी तरफ PSL में आज क्योंकि लाहौर का मैच है कराची के खिलाफ और दोनों टीमों में हमने देखा कि दो तब्दीलियाँ की हैं। लाहौर कलंदर्स ने आज काफ़ी अगर देखें तो पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त ओपनिंग करने वाले बैटर से अब्दुल्ला शफीक को मौका फराम किया है। आज वो नवा मैच खेल रहा है, ऐसा लगता है कि बड़ी देर की है अब्दुल्ला शफीक को चांस देने में। देखिए डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक काफ़ी रन करते आए हैं, ये गुज़िश्ता इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने रन किए पाकिस्तान की तरफ से, और उनको वाकई मौका तो मिलना चाहिए था PSL में। देखिए PSL फ्रेंचाइज की मर्जी है अपनी, वो किस प्लान से खिलाते हैं उनको, तो उसमें तो आप उनको पाबंद कर ही नहीं सकते। अब ये प्लेयर्स पर डिपेंड करता है कि वो कितने अरसे यहाँ इनके साथ खेलना चाहते हैं, कितना कंफर्ट फील करते हैं कि वो यहाँ खेलें या नहीं खेलें। आज आप जो लाहौर के कप्तान थे शाहीन शाह अफरीदी, यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है कि उनका कितना कॉन्फिडेंस अपने इस प्लेयर पर है, क्योंकि कुछ का रोल हो ना हो कप्तान का रोल ज़रूर होता है। जब एक टीम का मुस्तकिल रुकन आपके साथ खेल रहा है और आपको मौका नहीं दोगे तो मैं नहीं समझता कि वो कंफर्ट लेवल में होगा। चाहे 9 मैच के बाद उसको मौका मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपनी परफॉर्मेंस ही दिखा सकता है जो वो कर सकता है। लेकिन यहाँ कैप्टन का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के ऊपर। और जहाँ तक बात रह गई हमारे PSL के अंदर कि हमारे जो नसीम शाह की हम बात कर रहे थे बैठे हुए कि वो फिट हैं या अनफिट हैं, लेकिन नसीम शाह एक बहुत अच्छा बॉलर पाकिस्तान के लिए बड़ा सरमाया है हमारा। हमें अभी उसको फिलहाल उसको बचा के खिलाना चाहिए, लेकिन हमने को छोड़ना नहीं है। अब उसके भाई को भी हमने यहाँ पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। हुनैन शाह ने भी, मैंने लास्ट मैच में देखी, उसने ब्लॉक हॉल में जो गेंदें कर रहा था ना वो खेलने नहीं दे रहा था। हसन अली बैटिंग कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसने भी अपनी परफॉर्मेंस को दिखा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा टैलेंट पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब जो भी पाकिस्तान के अंदर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तो मैं जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था वो यही था, उसको लब्बो आपसे यही था कि इतने अच्छे बॉलर हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। अब डिपेंड ये करता है कि एक हमारा कप्तान है, अब वही बात कर रहे हैं, रिदम में भी नहीं है, लेकिन वो कप्तान उसको बना दिया, अब उसने खेलना ही खेलना है। अब फास्ट बॉलर तो बेचारा हक मारा गया ना एक का। देखें अभी क्योंकि नसीम इंजरी के बाद आए टीम में, उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं है, और साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान का एक और T20 का अच्छा फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता रहा है, लेकिन वो भी इस लाहौर कलंदर्स की तरफ है PSL 9 में खेलते हुए इंजरी का शिकार हो गया। लेकिन आप इसमें एक चीज़ ज़रा मैं इंटरप्ट करूँगा, हसन अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस PSL के अंदर, बड़े इकोनॉमिकल रहे हैं और वो विकेट टेकिंग भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जाना, एक्सपीरियंस बॉलर की तरफ जाना चाहते हैं तो हसन अली भी एक आपके पास ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा आपने देखा कि मोहम्मद अली एक नए जो बॉलर है वो आपके पास मौजूद हैं, आपके पास शाहीन शाह मौजूद हैं, जमान खान है, जमान खान आपके पास, जमान खान उसको देख ही नहीं रहे, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इवन के मैं समझता हूँ कि बाबर के ने अगर उस वक्त थोड़ा सा दिलेरी दिखाते, वो वर्ल्ड कप की टीम में उसको लेके जाते तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता, क्योंकि उसका बड़ा टिपिकल उसका एक्शन था और वो उस रिदम में आया था। आपको याद होगा उस मैच के अंदर उसको लास्ट कवर दिया गया था, कितना अच्छा उसने फाइनल मैच के अंदर वो ओवर किया था, जो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का वो उसका कोई सीरीज का फाइनल मैच था। चलें ज़मीर साहब, काफ़ी बातें हो रही हैं फास्ट बॉलिंग के, तो एक और फास्ट बॉलर ने आज कारनामा अंजाम दिया है टेस्ट टाइम के में, और सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर आ गए हैं। फास्ट बॉलिंग में तो सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं, 800 विकेट 700 विकेट उन्होंने ले लिए हैं। जिमी एंडरसन ने बड़ी ज़बरदस्त आज कारकर्दगी दिखाई है, नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। क्या कहेंगे एक फास्ट बॉलर के कैरियर को आप किस तरह देख रहे हैं, और जिस किस्म की उनकी जो कैरियर रहा है टेस्ट कैरियर की, जो उन्होंने 700
विकेटें हासिल की हैं। आप समझते हैं कि एक फास्ट बॉलर इतने लंबे अरसे तक अपनी टीम की नुमाइंदगी करता रहा, वहाँ पर उसने रिकॉर्ड बना दिया। क्योंकि अगर हम देखें तो पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो मुरलीधरन है, दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न है, लेकिन दोनों स्पिनर्स थे। लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर हम देखते हैं जिमी एंडरसन आ गए हैं और वहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। क्या कहेंगे एक फास्ट बॉलर की हैसियत से? बिल्कुल शारदा, आपने बहुत सही बात करी। एक सुप्रीम एथलीट है जेम्स एंडरसन, और एक और रिकॉर्ड भी है कि आज तक 187 टेस्ट मैच किसी फास्ट बॉलर ने नहीं खेले। इंटरनेशनल बॉलिंग टेस्ट मैचेस 187 मैचेस, इट्स अ ह्यूज नंबर एक किसी फास्ट बॉलर के लिए जो 187 मैच खेल जाए। मैं नहीं कहता कि उन्होंने विकेटें कितनी ली हैं, लेकिन मैं कितने कमेंडेबल बात है कि वो टेस्ट मैच खेल रहा है। जी, वो टेस्ट मैच 187 टेस्ट मैच खेलना इटसेल्फ इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो एक सबसे पहले तो कमेंडेबल उनके लिए बात यह है कि उन्होंने 187 मैच खेले हैं, थ्रू आउट खेले 187 टेस्ट मैचेस। उसके बाद उन्होंने 700 विकेटें ली हैं 26 की औसत से, 26.52 की औसत से उन्होंने जो है वो 700 विकेटें लिए हैं, और वो पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 700 का हिंसा अबूर किया है। इससे पहले 800 विकेटें मुरलीधरन की थी और 708 विकेटें शेन वॉर्न की थी। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है इंग्लैंड की तरफ से कि उन्होंने इतनी बड़ी उनकी अचीवमेंट है, इतना लॉन्ग टर्म उनका कैरियर रहा है। और वो आप ये देखें कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उनकी बोर्ड की कंसिस्टेंसी भी देखें कि उन्होंने कैसा उसको बैक किया है, कैसा उसको जो है उन्होंने पूरे मुकम्मल चांसेस दिए। तो जब आप इस तरह से किसी को थ्रू आउट चांसेस कैरियर में देते हैं तो फिर परफॉर्मेंसेस भी इस तरह से आती हैं। दूसरी बात, अभी एक बात हो रही थी कि शाहीन शाह की अफरीदी की कैप्टनसी के बारे में, कि वो अभी देखें फॉर्म जो है वो टेम्परेरी जो है वो कहते हैं कि क्लास परमानेंट होती है। तो अगर आपको याद हो 92 के वर्ल्ड कप में इमरान खान की कोई खास फॉर्म नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था और वो उनको चांस दिया गया, उनकी बॉलिंग में वो बाइट नहीं थी। इमरान खान अपनी जो उनकी पेस होती थी उससे हाफ पेस पे बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को जेल किया हुआ था और उनकी कैप्टनशिप में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का मौका जीता, मौका सर किया 92 वर्ल्ड कप में। तो अब ये देखें कि मुझे ये लगता है कि इस वक्त कप्तान चेंज करना ये इस वी हैव बीन टू लेट फॉर दिस। सर कंपैरिजन गलत कर रहे हैं ना आप, कंपैरिजन गलत कर रहे हैं उनसे। सॉरी इमरान खान का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। इमरान खान की जो क्रिकेट थी, इमरान खान को जिस वक्त लेकर के आए थे क्रिकेट खिलाने के लिए, उस वक्त वो 87 में छोड़ के जा चुके थे, वो तो चले गए थे, उनको बाद में लेकर गया, वो आपके नीड थे उस वक्त। ये नीड नहीं है। देखिए जेम्स एंडरसन के, सॉरी टू कट यू, एक ऐड कर दूं कि वो 30 जुलाई 1982 को पैदा हुए थे और उनकी उम्र जो 41 साल है। 41 साल में आप इतनी मतलब बेहतरीन बॉलिंग करना, तो मैं समझता हूं ये असल में बात होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। खासतौर जो फास्ट बॉलर हैं, अगर वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें तो यकीन एंड ही इज स्टिल प्लेइंग। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता है वो 200 टेस्ट मैच का रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। 200 का टेस्ट मैच पे बात चलने के लिए तो इंडिया ने सीरीज कामयाबी से जीत लिया है। और जहां पर ऐसा तस्वीर किया जा रहा था ये शायद इस सीरीज के अंदर इंग्लैंड कुछ कर पाएगा पहले मैच टेस्ट जीतने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक तरफा मार दिया इंडिया ने। देखें, इंडिया को इंडिया में हराना ऐसा ही है जैसे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना। इंडिया अपने ग्राउंड्स के ऊपर, उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो अटैक करते हैं अपने स्पिनर्स के साथ, वो फ्लैट विकेट्स बनाते हैं जो दूसरे दिन से टर्न होना शुरू हो जाता है, और वहां पर किसी भी यूरोपियन टीम के लिए या इंग्लिश टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और आप ये देखें कि जो अभी हम ये देख रहे थे कि इंग्लैंड ने अपना ये एक ऑरा बना लिया था कि उन्होंने तेज ही क्रिकेट खेलनी है। उनका स्ट्राइक रेट एक दिन में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 300-400-500 रन बना दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो देखें वो उनका एक, जब से उनके कोच चेंज हुए थे, उनकी मेंटालिटी चेंज हुई थी कि उन्होंने बहुत फास्ट टेस्ट क्रिकेट को भी बहुत फास्ट कर देना है, उनके स्ट्राइक रेट बहुत तेज हो गए थे। लेकिन यहां पर वो मिसकैलकुलेट कर गए। आप इंडिया में जाके ऐसी क्रिकेट नहीं खेल सकते। इंडिया ने उनको बहुत आराम से फंसाया। हमने इस टेस्ट मैच में भी देखा उनके 150 पे 2 आउट थे और 157 पे उनके जो 8 आउट हो गए थे, और फिर वो मुश्किल से 218 रन कर सके पहली इनिंग के अंदर, और फिर वो उनको शिकस्त हुई इनिंग और 76 रन से। तो देखें, ये चीजें आपको जब सिचुएशन टू सिचुएशन और कंट्री टू कंट्री चीजें आपको कैलकुलेट करना पड़ती हैं कि कहां पे आप कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। इंडिया अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलता है, उनके बैट्समैन जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, और उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा शानदार है। अभी आप देख रहे हैं सरफराज खान आए हैं और उनका एवरेज जो है वो 68 प्लस हो गया है। तो इसलिए जो है इंडिया को आप अगर देखें कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है अपनी क्रिकेट के ऊपर, अपने ग्राउंड्स के ऊपर। बिल्कुल, इस पर मजीद सीरीज पे जरूर बात होगी, लेकिन पाकिस्तान में सुपर लीग 9 जारी है। आज के मैच पे क्या कहेंगे जो आज है कराची किंग्स का मैच लाहौर कलंदर्स के, किसको आप देख रहे हैं कि आज के मैच में कामयाबी, क्योंकि लाहौर ने पिछले मैच में कामयाबी हासिल की हुई। अगर आप स्टैटिस्टिक पे जाएं तो टोटल 18 मैचेस हुए हैं, 19 बल्कि एक तो वो हो गया था, 12 मैचेस जीते हैं कराची ने और 8 मैचेस 6 मैचेस जीते हैं लाहौर की टीम ने।
तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टैटिस्टिक है, टीमें जाहिर है स्टैटिस्टिक में नहीं जीतनी, लेकिन आप ये देखें कि अभी जो मैच हुआ था इनका पहला, वो भी कराची की टीम जीतने में रही, कामयाब रही थी, और जो 2023 में जो 2 मैचेस हुए थे वो भी कराची की टीम ने जीते थे। लेकिन देखें आज का मैच अगर आप देखें ना, तो लाहौर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो तो फ्री माइंड खेलेंगे। और अब मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने टॉस जीत के जो उन्हें फील्डिंग दे दी है ये भी मुझे लग रहा है कि ये कहीं शेख, मतलब इनका जो डिसीजन है वो सही नहीं लग रहा मुझे। लेकिन कराची की टीम का वही हाल है जो इससे पहले हुआ था कि उनका कॉम्बिनेशन जो है नहीं बन पा रहा था, बॉलिंग भी बिल्कुल इसी तरह से, हालांकि अभी क्योंकि कराची में मैंने देखा है, कराची किंग्स में, कि कंटिन्यू हार्स के बाद भी वहाँ कप्तानी शिप जो है चेंज होती है। अमाद वसीम मुसलसल मैचेस हारते रहे, लेकिन वहाँ पर फर्क उन्हें नहीं पड़ा। नहीं देखें, ये असल में बात ये होती जो मैंने पहले मतलब इस पहल में बात की थी कि किसी भी टीम के जीतने के लिए कम से कम 3 या 4 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। पाकिस्तान के सबसे सुपर फिट और पाकिस्तान टी20 का बड़ा नाम शोएब मलिक टीम के साथ मुंसलिक। शोएब मलिक की देखें, जो अभी बात हो रही थी ना सरफराज की, उनके भी रिफ्लेक्सेस अब जो है जवाब दे गए। अच्छा, नो डाउट कि उनको गलत निकाला था, इसमें कोई शक नहीं, हमारी हमदर्दियां उस सिलसिले में उनके साथ हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक होना चाहिए कि अब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं है। और आप ये देखें ना कि एक बड़े खिलाड़ी के लिए अगर ये हो जाएगा उसको जो है टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये उसके शान निशान नहीं है। बिल्कुल ही खत्म हो चुका है हमारे शो का। सरफराज को ये खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो उन्होंने एक अच्छा नाम कमाया था वो कोई मतलब एक बोल्ड डिसीजन ले ताकि उनका नाम बरकरार है। जहां तक आज के मैच की बात है, दोनों टीमों के लिए बराबर का मैच होगा। कराची को जीतना चाहिए इसलिए कि लाहौर की टीम साहब कह रहे हैं कराची को जीतना चाहिए। नवीद साहब देखिए, आज के मैच के बारे में मैं यही कहूंगा कि जीतना तो कराची को चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये कि शायद लाहौर जीत जाएगा मैच। चलें, मैं भी लाहौर की तरफ जाऊंगा क्योंकि शान मसूद की कैप्टनशिप जो है वो बहुत मुतासिरकुन बिल्कुल भी नहीं रही है, और मुझे लगता है कि लाहौर जाएगा। और लाहौर की हारने की कप्तान की कौन सी मुतासिर रही है, एक और चीज, लाहौर के हारने की जो वजूहत है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह राशिद खान का ना होना है। राशिद खान प्लेयर के ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। राशिद खान उनकी कामयाबी में कलीदी किरदार थे। राशिद खान नंबर 2, उनका हारिस रऊफ जो उनका हथियार था। आप समझते हैं कोयटा ग्लेडिएटर से रदरफोर्ड चले गए हैं तो वहां भी उनको नुकसान होगा? देखिए, ये इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए जो अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि लाहौर की टीम मैचेस जरूर आ रही है, लेकिन आप देखें बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।